नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं। डॉक्टर वंदना गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छता मिशन कैंट वार्ड सागर से, और सामाजिक कार्यकर्ता ममता अरविंद जैन जी हमारे साथ हैं। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, हम बता दें कि हम स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। स्वच्छता के ऊपर बहुत जोर है नागरिक समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से भी, और हम सभी जानते हैं कि कहा भी जाता है हमारी संस्कृति में कि नर सेवा के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो स्वच्छता ही है, और स्वच्छता में ही परमेश्वर का वास होता है। तो इसी विषय के ऊपर हम इस चर्चा को केंद्रित करते हैं, और स्वच्छता ही सेवा है इस अभियान को भी इससे हम जोड़ेंगे, और स्वच्छता के जो व्यापक आयाम हो सकते हैं और एक नागरिक समाज कैसे इसमें अपना योगदान दे सकता है, उसके बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि स्वच्छता को आप एक व्यापक, ये टर्म है, व्यापक शब्द है, यदि इसे हम 3 भागों में तोड़ दें, व्यक्तिगत स्वच्छता, सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, और व्यक्तिगत स्वच्छता में तो सबसे बड़ी चीज है कि आप स्वस्थ रहोगे, और कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो आप स्वस्थ हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता आप रखते हैं तो आप स्वस्थ हैं, और ये सबसे पहला सुख है, निरोगी काया का मूल मंत्र है। स्वच्छता से आपके पास कोई बैक्टीरिया, वायरस अनेक जो आपके ऊपर अटैक करते, इनसे आप बच पाते हैं। और वो जब आपकी दिनचर्या में लागू हो जाता है और परिवार से संस्कार के रूप में समाज में चला जाता है बच्चों के माध्यम से, तो वो पूरा परिवार ही सुरक्षित होता है। और ऐसा परिवार समाज में जिस भी जगह जाता है और जहां पे भी वो रहता है, उस परिवार की एक भी इकाई जहां पे है, वो इस मिशन को आगे बढ़ाती रहती है, अपने जैसा दूसरों की भी बनाने की कोशिश करती है। इसलिए ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्तिगत से आप स्वयं स्वस्थ हुए, आप समाज के बीच में कार्य कर रहे हो, वहां गए, आपने वहां पे भी वही संदेश, बिना कुछ कहे आप वही संदेश दे रहे हो, व्यापक संदेश। और फिर तीसरी चीज आती है पर्यावरण। तो पर्यावरण तो सबसे बड़ी चीज है ही है। पर्यावरण जुड़ा क्यों है? क्योंकि स्वच्छता में जितनी भी चीजें हैं आपकी, कि आप किस तरीके से एक साइकिल को मेंटेन करो। तो जैसे आप उदाहरण के तौर पे घर से कोई आपके सब्जी भाजी का कचरा निकलता है, सब कुछ आप अगर एक डिब्बे में डंप करते हो, और घर में आपने 4 पेड़ लगा रखे हैं, तो वो जो वहां से निकला वो प्रकृति की चीज प्रकृति में जाके मिल गई, और उसने फिर वो ऊर्जा का साइकिल बन गया, और पर्यावरण के लिए भी अच्छा हुआ। वो उससे जो कुछ मिल रहा है, पर्यावरण में ऑक्सीजन जा रही है, पर्यावरण की स्वच्छता हो रही है, आप शुद्ध वायु ग्रहण कर रहे हो, और कचरा भी डंप अलग नहीं कर रहे हो, वो रिसाइकिल के माध्यम से आप उसको। तो व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता और पर्यावरण, ये सब एक दूसरे के पूरक है। तीनों ही प्रकार की स्वच्छता की बात की, और तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और एक से मिल करके दूसरा आगे बढ़ता है और दूसरे का प्रोटेक्शन होता है, सुरक्षा होती है। ममता जैन जी, आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि निरोगी काया के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है, और स्वच्छता कहीं न कहीं हमारे संस्कार का भी हिस्सा होना चाहिए। तो संस्कार में स्वच्छता को पिरो देना, और खासकर जो घर के बच्चे हैं उन तक ये संस्कार लेके जाना शुरू से, ये कितना आवश्यक है? बहुत सुंदर सवाल है। और शुरुआत तो व्यक्ति या इंडिविजुअल पर्सन से होती है स्वच्छता की। जब आदमी, एक व्यक्ति खुद स्वच्छता को जानेगा, अपने घर को समझेगा कि मुझे घर में किस तरह से स्वच्छता लाना है। कोई परिवार है, वहीं से संस्कार बच्चों में जाते हैं। जब घर में माँ बाप का रहन सहन जैसा होता है, वैसा ही बच्चे सीखते हैं। तो जब हम अपना खुद का आचरण सुधारेंगे, जिस घर में स्वच्छता फैलेगी, जिस घर में माँ बाप स्वच्छता से रहेंगे, डिसिप्लिन से रहेंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ रखना है, किसकी कौन सी जगह व्यवस्थित की गई है, घर में साफ सफाई कैसे रहेगी, वही बात बाहर तक जाएगी। और बच्चों में संस्कार कह लें या स्वच्छता, वो तो एक दूसरे के पूरक शब्द है कि आपने जैसा सिखाया वैसा करेंगे। स्वच्छता सबसे पहली जरूरत होती है किसी भी परिवार को सही चलाने के लिए। अगर परिवार, घर में जहां हम रहते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, सोते हैं, वो वातावरण अगर स्वच्छ है, बच्चे वो ही देखेंगे, वो ही सीखेंगे। और आगे के लिए जो है, घर जो स्वच्छ रखना जानता है, वो अपना नेबर भी, अपना पड़ोस भी, अपने घर के बाहर भी स्वच्छता चाहेगा। इस तरह जैसे माइंड सेट होगा, वैसे ही बच्चे सीखेंगे और वैसे ही काम करेंगे। तो बाहर की स्वच्छता के लिए भी पहले घर की स्वच्छता सिखाना हर माँ बाप का कर्तव्य है। तो अगर शुरू से ही शिक्षा दी जाए कि बेटे ये चीज यहाँ है और ऐसे ही रखना है, इस तरह से स्वच्छता कायम होगी,
तो आगे चल के मेरा बच्चा ही बाहर जाके वो गंदगी नहीं फैलाएगा। कई जगह मैंने देखा जब अपन टॉफी चॉकलेट लेते हैं, और सिटीज में भी ये अभियान है कि अगर मैंने फेंक दिया तो मेरा बच्चा भी वही फॉलो करेगा। और अगर सब लोग इसी तरह से ये करें कि चीजें ना फेंके, कहीं भी ना फेंके, कचरा ना फेंके, उसकी एक व्यवस्थित जगह हो, तो वो देखते देखते सारे बच्चों में आएगी। और आगे की जो जनरेशन है, हम कहते हैं आज से अगर सुधार हो जाता है तो इन फ्यूचर 10 साल में तो ऐसा कि एक तिनका भी ना दिखेगा सड़कों पे, क्योंकि वो आदत में होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ममता जैन आपने कही कि स्वच्छता की शुरुआत जो है घर से होती है। जब आपका घर स्वच्छ रहेगा तभी आपका समाज, आपका पड़ोस, आपका पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे और डॉक्टर वंदना गुप्ता आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कई बार एक नागरिक के नाते लोगों के मन में ये धारणा भी होती है कि ये सरकारी जिम्मेदारी है, ये अपने कर्तव्य से ज्यादा लोग अधिकार का बोध समझते हैं, जबकि ये कर्तव्य का बोध ज्यादा होना चाहिए। इस बारे में आपका क्या जोर है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत लोकतंत्र से चलता है और जो हम सरकार कहते हैं वो किसकी? लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो सरकार कौन है? लोग ही सरकार है। सरकार तो एक प्रेरक के रूप में, अगर कहीं लोकतंत्र में किसी भी जगह कमी आ रही है तो सरकार प्रेरक है, क्योंकि सरकार का सारा मैनेजमेंट सरकार का है। स्वास्थ्य उत्तम देना सरकार की जिम्मेदारी है, मगर उस जिम्मेदारी में भागीदारी हर एक नागरिक की होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो कुछ कर रही है नागरिकों के लिए कर रही है और नागरिकों ने ही चुन के सरकार को चुना है। तो इसलिए ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्वच्छता मिशन की देश के प्रत्येक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है। और उनको इसको समझना पड़ेगा कि घर में अगर एक व्यक्ति अस्वस्थ होता है, स्वच्छता की जागरूकता के अभाव में अगर एक व्यक्ति घर में बीमार पड़ता है तो पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है। वो आर्थिक रूप से भी प्रभावित होता है, सामाजिक रूप से भी प्रभावित होता है। तो ये कितनी दूरगामी इसका परिणाम होता है, जो हम तब सोचते हैं जब हम उसको रोक नहीं सकते। तो बेहतर है कि हम जीवन में इसको अभी से अपनाएं। सरकार जो भी हमको निर्देश स्वच्छता से संबंधित दे रही है उसको हम अपना कर्तव्य मान करके और वो जिम्मेदारी निभाएं। हम स्वयं भी स्वस्थ रखें, समाज को भी स्वस्थ रखें। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी प्रगति होगी। राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ है तो राष्ट्र की प्रगति होगी। इसलिए स्वच्छता मिशन सिर्फ सरकार का मिशन नहीं है, सरकार के माध्यम से प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। जी, स्वच्छता मिशन जो है जन जन की जिम्मेदारी है और उनकी भागीदारी के बिना हम स्वच्छता के मिशन को हासिल नहीं कर सकते हैं। और बहुत जरूरी है कि नागरिक समाज कंधे से कंधा मिला करके इस अभियान से जुड़े और देश राष्ट्र को स्वच्छ बनाने की दिशा में आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है। ममता जैन जी, आपसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति के घर में कचरा होता है, अंतिम रूप से उसके निस्तारण की जिम्मेदारी जो है वो व्यवस्था भी कहीं न कहीं एक नागरिक समाज में जिम्मेदारी निकायों की होती है। तो वहां पर आप एक नागरिक समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी कि घर का जो हमारा कचरा है उसमें जो एक व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था से कैसे वो जुड़े और वो यत्र तत्र जो कचरा फैल जा रहा है वैसी नौबत ना आए? अब यहाँ पर समाज और सरकार जुड़ती है, क्योंकि अगर व्यवस्थाएं, जो निगम, जो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, अगर वो अपनी जिम्मेवारी से काम नहीं करते हैं, निगम का काम है कचरा कहाँ फेंका जाए, जो भी ये सरकारी तंत्र चलता है उनका काम होता है कहाँ फेंका जाए। अगर वो व्यवस्था है जिस वार्ड में तो वहां पर काम सही होगा, और वहां से फिर वो डंपिंग प्रोसेस कहाँ जा रही है उसकी भी एक व्यवस्था होना चाहिए। अब अभी अवेयरनेस आई है क्योंकि स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, सबके दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है। तो इसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू हों तो कचरा रहे ही नहीं। घर का काम है, सामाजिक स्तर पर है, घर में सुधार हो गया, कचरा तो बाहर जाएगा, बाहर कहाँ फेंका जाएगी इसकी व्यवस्था हो, इसकी देख रेख हो कि भाई घर के बाहर ही ना फेंक दिया जाए। वो एक जगह निश्चित होगी कि जहाँ पर इस एरिया का कचरा फेंका जाना है, सूखा गीला जो भी है उसके जो बनाए जा रहे हैं, तभी ये काम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। जी, कचरा के निस्तारण की मुकम्मल व्यवस्था भी होना बहुत जरूरी है और इस दिशा में काफी प्रयास हो रहा है। बहुत मील के पत्थर को तय भी किया हम लोगों ने। डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप कैन वार्ड की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और व्यवस्था से काफी नजदीकी से जुड़ी हुई हैं, काफी चीजों को जानती हैं आप, तो जो घर का कचरा निकलता है उसके निस्तारण की व्यवस्था जो वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है उसमें जनता कैसे सहयोग कर सकती है? देखिए, अभी निगम के माध्यम से हमारी गाड़ियां चलती हैं पूरी, और कचरा गाड़ी जो है पूरा अनाउंसमेंट करती हुई चलती है, दिन में 2 बार जाती है और अनाउंसमेंट होने के कारण वो दूर से ही वहां तक
सुनाई देता है। तो उसी समय में लोग जो सजग हैं वो निकलते हैं घर से और उस गाड़ी में ही अपना कचरा डालते हैं। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी आदत से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, उनके लिए पास मोहल्ले के लोग उनको टोकते भी हैं। अब आवाज भी लोग उठाने लगे हैं इस विषय पे। ये अच्छी चीज है कि जागरूकता आ रही समाज के अंदर। तो सबसे बड़ी जागरूकता की जो एक निश्चित निगम के माध्यम से भी जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, उस व्यवस्था में सहयोगी हम बने और अपनी ही स्वच्छता के लिए हमारी उसकी सही भागीदारी हमारी उसमें। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि समाज इतना जागरूक हो गया है कि रोको टोको अभियान भी चल रहा है। ना हम स्वयं कचरा फैलाएंगे और जो कचरा फैला रहा है हम स्वच्छाग्रही बन करके आग्रह करेंगे कि आप भी कचरा ना फैलाइए, क्योंकि एक आदमी से ये पूरा अभियान पूरा नहीं होता है जब तक ये श्रृंखला एक चैन पूरी वृहद रूप से बढ़ करके पूरे नागरिक समाज को इससे ना जोड़ ले। डॉक्टर वंदना गुप्ता, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये है कि हम जब वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, कचरा प्रबंधन की बात करते हैं, तो उसमें उसके पृथक्करण की जो व्यवस्था है, जी हाँ, गीला कचरा, सूखा कचरा या मेडिकल वेस्ट, आपका जो है चिकित्सा का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, इन तीनों का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण करके, क्योंकि बाद में जो सोर्स लेवल से अगर चीजें सही होके जाती हैं तो जो एंड लेवल होता है वहां पे चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से आती हैं और व्यवस्था के ऊपर भी उतना बोझ या भार नहीं पड़ता है। ये कितना आवश्यक है? आपने गंभीर प्रश्न किया है। वो इसलिए भी है क्योंकि पॉलीथीन आज लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। हर सामान आपको पॉलीथीन में ही मिलता है। बहुत सी रोक के बावजूद भी हम समाज से इसको बिल्कुल हटा ही नहीं सकते। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम अपने कार्यशैली में परिवर्तन करके इस पे सुधार कर सकते हैं, क्योंकि जितनी नालियां बरसात में चौक होती हैं सब पॉलीथीन की वजह से। जो हमारे खेत हैं पॉलीथीन की वजह से उनकी उर्वरा शक्ति कम हो रही है, जड़ों के नीचे आ जाते हैं तो वहां से उसकी पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है। जितना भी आप पेस्टिसाइड ले लो या कोई भी चीज जो पैकेट में आ रही वो सब काटेंगे और फेंक देंगे हम। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि शहर से लेके गांव तक हमको एक बोरी बना लें आप, एक झोला बना लें आप, उसमें आप जितनी भी पॉलीथीन निकलती है उसको आप डंप करेंगे और उसको आप बंडल बना के रख लीजिए। आप उसको जाकर के पॉलीथीन जो लेते हैं लोग, कुछ नहीं तो आप उसको उसमें जाकर के किलो के भाव भेज दीजिए। आप नहीं बेच सकते, आप इकट्ठा करिए। आप अपने घर में आस पड़ोस में काम करने वाले जो लोग आते हैं उनसे कहिए कि ये लो इतना इकट्ठा हो गया, इसको तुम जाओ अलग कर लो। तो इस तरीके से हम पॉलीथीन से होने वाले नुकसान को पर्यावरण से रोक सकते हैं। और अंततः वो जो जहरीली दवा उसके अंदर रखी हमने फेंक दिया, हम ध्यान ही नहीं दे रहे कब वो उड़ के कुएं के अंदर चली गई, कब वो पानी हमने पी लिया, कब बच्चे खेलते हुए उसको उठा ले गए, उसी हाथ से उन्होंने खा लिया। तो ये सारा स्वच्छता और जागरूकता दोनों जुड़ा हुआ है। तो तुरंत पॉलीथीन आपने कोई भी खाली की तो एक निश्चित आपकी घर के अंदर डिब्बा होना चाहिए जिसके अंदर आपने डाल के बंद किया। तो ये तो आपका पॉलीथीन से हो गया, जिससे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरा गीला कचरा है, उसको आप हरे में रखेंगे। जो गीला कचरा है वो उसमें क्या निकलता है, किचन का ज्यादा कुछ आपका निकलता है, सारी चीजें आप उसको बड़े आराम से एक डिब्बे के अंदर डाल करके या एक छोटी सी आपने हौदी बना ली उसमें डाल करके आप उसको डंप कर दीजिए और वो उसमें पानी डाल दीजिए, वो सड़ता रहेगा। थोड़ा सा मट्ठा डाल दो, कुछ भी डाल दो, जो भी निकलता है। मैं तो बताऊं, मेरा टेरेस गार्डन 3rd आया है स्मार्ट सिटी में और मैंने आज तक 21 सालों में कभी खाद खरीदी नहीं है। मेरा सारा कुछ फूल पौधा पत्ती जितना भी किचन का है सब कुछ उसी में डंप होता है, उसी से घर से जो कचरा मिला निकला वो छत पे बाहर नहीं फेंका, उसको खाद बनाया। कभी खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं हुई और उसका परिणाम ये रहा कि आपका जो टेरेस गार्डन था वो सागर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत तीसरा स्थान उसने प्राप्त किया। तो ये जीता जागता उदाहरण है कि कैसे हम कचरे का इस्तेमाल जो है प्रबंधन करके रिसाइकिल करके कैसे हम उसे खाद बना सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। और दूसरा जो आपका है कि जैसे नैपकिन पैड्स है, ये सारी चीजें जिसमें हमारा खून लगा हुआ है, टिश्यू उसका है, ये हमको एक लाल उसके अंदर रखना पड़ता है। लाल अपने आप में ही रक्त और शरीर से संबंधित वो बताता है। इस तरीके के मेडिकल वेस्ट के लिए दिए गए हैं और उसकी डंपिंग आप करके वो अलग उसका निष्पादन होता है। बहुत अच्छी बात है और खुद के व्यवहार से भी आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं कि कैसे हम कचरा प्रबंधन कर सकते हैं। निश्चित रूप से समाज के लिए भी एक मिसाल है ये। ममता अरविंद जैन जी, आपसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, देश की बात हम करें तो हमारे देश में भी हमारे जो महापुरुष रहे हैं, हमारी जो संस्कृति रही है, हम उसमें भी स्वच्छता के ऊपर बहुत जोर देते रहे हैं। शुरू से हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रही है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी स्वच्छता के ऊपर बहुत जोर दिया है। इस तरीके से देखा जाए तो परंपरा से जुड़ा हुआ एक विषय है स्वच्छता, तो ये हमारे कार्यशैली का हिस्सा भी बन जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, ये तो बात है कि भारत की संस्कृति में ही स्वच्छता पसरी हुई है।
हम सुबह से उठ के सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले नहा धो के साफ सुथरे वस्त्र पहनकर मंदिर जाएं, नहाकर ही रसोई में जाने का, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और इस तरह से अगर हम ये इसको फॉलो करते हैं कि घर में ही शुरू से ही जब नहा धो के और घर में साफ सुथरा रख के इस तरह से कार्य करेंगे तो बाहर भी होगा। जैसे वंदना जी ने बताया, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलीथीन की है कि उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है या उसका रिसाइकलिंग बिन कैसे हो सकता है। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, पॉलीथीन से उस वेस्ट मटेरियल को जो गलता ही नहीं है उससे रोड बनाई जा रही है, उसको मॉडिफाई करके। तो ये व्यवस्थाएं बने, देश की ग्रोथ हो, आगे बढ़े। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पॉलीथीन से जो सड़क बनाने का एक कार्यक्रम चल रहा है देश में, ये कहीं न कहीं उसका इस्तेमाल हो रहा है। और पॉलीथीन जो है हमारे जहां भी कचरा के रूप में रहता है, हजारों साल तक पड़ा रहता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है। लेकिन यदि हम इसके विकल्प की बात करें, आपने भी सब्स्टिट्यूट की बात की, पॉलीथीन का खासकर जो इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पे हो रहा है, इसके हम विकल्प की बात करें तो आपको क्या अभी विकल्प नजर आते हैं? थैले के रूप में किसी भी कागज का कोई थैला हो सकता है, कपड़े का बना हुआ कोई थैला हो सकता है। घर की जो महिलाएं गृहणियां होती हैं वो तो वैसे भी जो है बहुत क्रिएटिव होती हैं, रचनात्मक तरीके से इसको ढाल करके उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बारे में कुछ सुझाव दीजिए आप। ये बहुत अच्छा है कि घर में और व्यवहारिक रूप में तो हम कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ा है और कागज के, जैसे कई स्टोर्स पे कुछ चीजें जो जैसे आजकल दूध आता है पैक, वो पॉलीथीन में ही आता है। इनका विकल्प ढूंढना आवश्यक है। बाकी घर में तो महिलाएं बहुत कुछ ये चेंज हो चुका है, पॉलीथीन बहुत कम यूज होती है। कपड़े के बैग्स हो गए या बड़े बड़े स्टोर्स में कागज के ही बैग दिए जाते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। तो इन चीजों पे कार्य हो रहा है, जो अभियान चल रहा है, असर तो सब जगह हो रहा है और उसके रिजल्ट भी मिल रहा है, पर अभी पूर्णतया ये चीजें हो नहीं पाई हैं। उसके लिए और कार्य, बहुत से पैक फूड आते हैं जो कि इसी में पॉलीथीन में ही आते हैं, उनका विकल्प ढूंढा जाए। वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उनका विकल्प होना चाहिए कि ये पॉलीथीन आए ही नहीं। हर घर में 2-4 दूध के पैकेट डेली आना है और वो पैकेट तो वेस्ट ही रहेंगे ना, वो तो पॉलीथीन ही रहेगी। तो इन सब का विकल्प भी होना जरूरी है। निश्चित रूप से जहां हमने बहुत एक लंबा सफर तय किया है, अभी हमें कुछ सफर और भी तय करना है और ये जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उसका भी हमें मिलकर के समाधान निकालना है। वैज्ञानिक समुदाय तो अपनी तरीके से काम कर ही रहा है, लेकिन नागरिक के नाते हमारा जो कर्तव्य हो सकता है उसके ऊपर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं। डॉक्टर वंदना गुप्ता जी यहाँ पर इस चर्चा से आपको जोड़ना चाहेंगे और खासकर जो एक ओपन डिफिकेशन फ्री समाज की बात होती है, कैसे हम खुले शौच से मुक्त समाज का निर्माण करें। ये बहुत बड़ी समस्या देश की एक समय हुआ करती थी और बहुत ज्यादा प्रगति देश ने इसमें की। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, सिक्किम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्य जो है, और भी बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे जिले हैं जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। खुले से शौच मुक्त की जो समस्या है वो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये समस्या कहीं न कहीं किन्हीं जगहों पे हमें देखने को मिल जाती है। तो ये कितनी गंभीर समस्या है और बीमारियों को बढ़ाने में ये कितना बड़ा योगदान देती है? ये समस्या बहुत गंभीर है और सबसे बड़ी चीज है, वही बात हो जाती है कि छोटे से ही हम बच्चे को लेके बाहर लैट्रिन करने के लिए चले गए, वहां साथ में मदर चली गई या पिता चले गए, लड़के को लेके माँ चली गई बेटी को लेके, और वो मजबूरी हो जाती है। और फिर वहां पे कई बार हमने स्वयं देखा है कि रोड से आप रात के समय निकल रहे हो, शाम के समय निकल रहे हो, तो लोटा लेकर के किनारे लोग बैठे हुए हैं, वो भी झेपते हैं वहां पे और चलाने वाले हम लोग भी झेपते हैं गाड़ी को। और ऐसी स्थितियों में बहुत सी महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं घटी हैं। ये समाज इसमें आए दिन की घटनाएं पेपर में आप पढ़ते हैं कि अपराध की ओर भी जो आपका खुला शौच है वो आपको अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को भी बढ़ावा दे देता है। तो पहली चीज तो खुले में शौच जाना ही नहीं चाहिए। हर हाल में कई ऐसी जगह है जहां पे सबसे पहले आजकल माता पिता देखते हैं कि इनके घर में शौचालय की अच्छी व्यवस्था है कि नहीं पानी के साथ, वहां पे वो अपनी बेटी का ब्याह ही नहीं करते हैं। पे अच्छा शौचालय नहीं तो उस घर से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जहां हमारी बेटी की इज्जत की बात है वहां हम क्यों अपनी बेटी ऐसी जगह पे दें? और सबसे बड़ी चीज, खुले में शौच जाने से जब पानी बरसता है किसी ना किसी तरीके से बह करके, वो हमारे तालाब हैं, कुएं हैं, जो भी हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंदर जाता है। मगर जो बैक्टीरिया, वायरस जो हमारे इसमें मल में होते हैं वो इसी जल के अंदर जाने से वो जल के स्रोत में पहुंचते हैं और वो पानी जब हम पीते हैं तो वो हमारे लिए रोग का कारण बनता है। हम कहते हैं हमने तो कुछ ऐसा खाया नहीं पिया नहीं, मगर हमको पता ही नहीं है कि हमारे खुले में शौच जाने से
कितनी बुरी तरीके से पूरा की गांव पीड़ित होता है। और जब ये उल्टी दस्त बरसात में आप देखिए अक्सर उसके बाद लगते हैं, तो इसका सामूहिक गांव जो पीड़ित होता है, उल्टी दस्त का मुख्य कारण वाटर बॉर्न डिजीज कहलाती है। जो बैक्टीरिया उसका एक फ्लोरा पूरा बना, तो वो उसने पूरा की पूरा जल को दूषित किया और उसको पीने वाले लोग सब की सब उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए। तो इसलिए खुले में शौच पूर्णतया बंद होना चाहिए। हर नागरिक को इसके लिए सजग होना चाहिए। शहरीकरण में ये समस्या नहीं है, मगर अभी हमारे गांव में ये समस्या। और गांव में एक व्यक्ति अगर पीड़ित होता है, बीमार पड़ता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था टूटती है। पहले वो गांव से शहर भागता है इलाज के लिए, और फिर यहाँ से और परेशान होता है, घर परिवार सब परेशान होते हैं। खुले में शौच से मुक्ति पाइए, स्वयं को अपने साथ साथ पूरे समाज को स्वस्थ बनाइए। जी, खुले से शौच से मुक्ति पाना एक बड़ी समस्या है और बहुत हद तक इसमें कामयाबी सफलता पाई गई है। और आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे आपके घर से निकला हुआ कचरा एक चक्र से गुजरते हुए आपके घर में ही वो चला आता है और आप उससे खुद बीमारी से शिकार हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। और पूरा का पूरा एक जो कुनबा होता है, समाज होता है, गांव होता है, वो इस तरह की बीमारियों से, खासकर एक सीजनल जो बीमारियां होती हैं, उससे वो त्रस्त हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। और आपने शौचालय जो घर में होने की बात कही और खासकर बेटियों और बहनों को उससे जोड़ा कि जहाँ पे बच्चियों के सम्मान के लिए जगह नहीं है तो फिर वहाँ शादी कैसे की जाए। जी बिल्कुल। ममता जैन जी, शौचालय को कई जगहों पे इज्जत घर नाम दिया गया, उसको समाज की इज्जत से, बहन बेटियों की इज्जत से जोड़ करके देखा गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो व्यवस्था है, खासकर व्यवहार में इस व्यवस्था को ला करके इसे एक प्रतिष्ठा का भी प्रश्न बनाया जाना बहुत जरूरी है। अभी शौचालय की जो व्यवस्था है, जो पहले तो बहुत कम थी, अभी बहुत ज्यादा हो रही है और काफी अवेयरनेस आ रही है। जो टीवी प्रोग्राम है या जहां से भी दिखाया जा रहा, फिल्में भी बन रही हैं। अवेयरनेस के लिए फिल्मों का तो माध्यम बहुत सशक्त होता ही है। तो इस तरह से जो बन रहे हैं तो आ रहे हैं, लोगों में ये बात आ रही है। पहले नहीं जानते थे। पहले कुछ लोग गांव में ऐसा समझते थे कि घर में शौचालय नहीं होना चाहिए, पीछे कहीं होना चाहिए। अब ये मानसिकता भी बदल रही है, क्योंकि लड़की देने से भी लोग कतरा रहे हैं। और जहां जिस घर में शौचालय है वहां बहू बेटियों का सम्मान है, क्योंकि उनको लोटा लेके बाहर नहीं जाना पड़ता है। नहीं तो गांव में खेतों में जाते थे, काफी लंबे लंबे रास्ते कवर करके कहीं वो जा पाती थी। ये व्यवस्थाएं हमारी सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। जी, हमारा ये जो कार्यक्रम है रेडियो के माध्यम से, ये भी जो है सशक्तिकरण और जागरूकता की दिशा में ही एक प्रयास है, कदम है। आखिरी में हम चर्चा के चलते चलते आप दोनों लोगों से चंद संदेश चाहेंगे, ताकि ये जो स्वच्छता का महाअभियान है, इसमें, इस महायज्ञ में हर कोई आहुति दे सके अपने हिस्से की, और एक बेहतर, स्वच्छ और सुंदर समाज की रचना हो सके। डॉक्टर वंदना गुप्ता, आप क्या कहना चाहेंगी? हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तन की स्वच्छता हमको तन की बीमारी से दूर करती है और मन की स्वच्छता हमको मन की बीमारी से दूर करती है। और यही कहना चाहेंगे कि पहला सुख निरोगी काया तन की स्वस्थता के लिए है, और इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट मन की स्वच्छता के लिए। तो मानसिक बीमारी से मुक्त रहने के लिए आपको भी प्रयास करना है, और तन की बीमारी से दूर रहने के लिए स्वच्छता मिशन। तो ये दोनों स्वच्छता मिशन जब साथ साथ चलेंगे तो कहते हैं कि जिस देश के नागरिक ऊंचे कैरेक्टर वाले होते हैं, वो राष्ट्र अपने आप ऊंचा जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने भी यही संदेश दिया था। हमारे महात्मा गांधी जी ने भी स्वच्छता का यही संदेश दिया। स्वच्छता, स्वैच्छिक स्वच्छता से जोड़ करके उसको हम सबसे ऊंचे पायदान पे ले आए, स्वच्छता में भी विश्व गुरु बनाए। बहुत अच्छा संदेश है आपका। ममता अरविंद जैन जी, आपका क्या संदेश है? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हर परिवार, हर घर से स्वच्छता की शुरुआत होती है। हर घर में स्वच्छता अभियान चलाया जाए, संस्कारों में स्वच्छता की बात करी जाए, घर में पेड़ पौधे लगा जाए, पर्यावरण को भी शुद्ध किया जाए। ये शुरू से ही अगर किया जाएगा तो हर देश का नागरिक आगे उसी को फॉलो करते हुए हमारे देश का अगला भविष्य जो होगा स्वच्छ भारत ही होगा। ये अभियान के रूप में होना चाहिए और घर घर से शुरुआत होना चाहिए। तो आप बोलिए, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। बहुत अच्छा स्लोगन है, बहुत अच्छा नारा है। और स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत होगा और स्वस्थ भारत से हम सुंदर भारत बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि अगर हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी चाहिए तो हमें सत्याग्रही चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वच्छाग्रही की बात करते हैं। यदि हमें कचरे से आजादी चाहिए, स्वच्छता चाहिए, तो हमें स्वच्छाग्रही चाहिए। तो हमारा भी ये आग्रह है कि हर व्यक्ति स्वच्छाग्रही के रूप में आगे आएगा और समाज में ये जो पूरी श्रृंखला है वो ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। बहुत सकारात्मक असर इसका होगा और निश्चित रूप से ये सुंदर भारत का जो सपना है स्वच्छता से होके जाएगा और इसे हम एक दिन हासिल कर ही लेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर वंदना गुप्ता, ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छता मिशन सागर कैंट।
और ममता अरविंद जैन जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।